हम हर हफ्ते वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत करते हैं। इस कड़ी में इस बार हम गजेंद्र रावत, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बातचीत करेंगे। रावत जी, इस हफ्ते बातचीत करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को बनाया है। हालांकि वो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे पिछले चुनाव में भी, लेकिन इस बार उनसे ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। हरक सिंह रावत को जो इलेक्शन की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनका चीफ बनाया गया, प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का चीफ बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और पिछले दिनों हमने पहाड़ मैदान की भी बहुत सारी डिबेट देखी, ब्राह्मण ठाकुर की भी डिबेट देखी। इन सब मसलों पे बातचीत करेंगे। मेरा पहला सवाल है, क्या गणेश गोदियाल 2022 के मुकाबले 2027 में ज़्यादा प्रभावी होंगे? गणेश गोदियाल अगर कांग्रेस के जो बड़े मठाधीश हैं, पुराने नेता हैं, जो बिग शॉट हैं, उन सबको इस बात पर लाने में कामयाब हुए कि जो उनकी ईगो है, जो उनके अंदर राजनीति का जो पुराना कीड़ा है, वो शांत हुआ नहीं हुआ, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे नहीं करेंगे, वो अगर उन सब लोगों को शांत करने में पहला पहला चरण तो यही है कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसके लिए संगठन सृजन नाम दिया गया था, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग बनाए गए जिनको क्षेत्र में वोट पड़े नहीं, लेकिन उसके बाद उनको बनाया गया। उन लोगों से काम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। आपके पास बूथ लेवल पर हर बूथ पर 20 लोग हैं या नहीं हैं आज की तारीख में। ये उस दौर का चुनाव होगा कि भाजपा 2025 का चुनाव है ये, और भाजपा से आपकी सीधी लड़ाई है। इस लड़ाई में अगर आपके पास भाजपा के बराबर पैसा नहीं है, उनके बराबर कार्यकर्ताओं की ताकत नहीं है, आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, आपके पास प्रचार वाहन नहीं है, आपके पास जनसभाएं जुटाने के लिए जो है बसें नहीं हैं, खाने के पैकेट्स नहीं हैं, तो ये लड़ाई बहुत जो है मतलब इतनी आसान नहीं हो सकती है। ये सारी चीज़ें तो नहीं है इनके पास, फिर तो इसका माने पर 27 का तो आपने तो नतीजा ही बता दिया भाई। बीजेपी के मुकाबले कहाँ वो हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे? बीजेपी में तो हेमा मालिनी भी हेलीकॉप्टर से उड़ेंगी, स्मृति ईरानी भी उड़ेंगी। वहाँ तो उस वक्त तो विधायकों तक को हेलीकॉप्टर मिलता है। कांग्रेस में तो यह है कि हरीश रावत उड़ा लें, प्रदेश अध्यक्ष हैं या एक दो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं उड़ा लें, या फिर दिल्ली से भूला बिसरा प्रियंका का या राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर आ जाए। तो इलेक्शन मैंने देखा कि आपका इलेक्शन के दौरान जो नैरेटिव है, अगर आप उसको जनता तक ले गए तो निश्चित रूप से कितनी भी हेलीकॉप्टर आ जाएं, कितनी बड़ी ताकतें आ जाए, मोदी की रैलियां तो पूरे देश में लोग देख रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं 100% कहीं रिजल्ट है। अमित शाह की भी देख रहे हैं, ताकत देख रहे हैं, उनकी खरीद फरोख्त देख रहे हैं। 80% तक तो आगे है बिहार में। वो एक जगह हो सकता है कि वो बिहार वाला फार्मूला दूसरे राज्यों में नहीं चल सकता। बिहार में अभी तक भी आप कभी भी देखा ना कि राष्ट्रीय दल की सरकार कब बनी वहाँ पर किसी की, वहाँ अभी भी शुरू से और अभी तक क्षेत्रीय दलों का कब्जा है। ये जो उत्तराखंड का है, जो नैरेटिव अगर गणेश गोदियाल उस पॉइंट पर लेकर आ गए कि भाई यहाँ जो 10 साल सरकारें चली है, 10 सालों में आपके 3-4 मुख्यमंत्री आ गए, इस बात को अगर जनता को बताने में कामयाब हो गए और वही जो बूथ मैनेजमेंट उनका अगर वो करने में कामयाब हो गए, तो मेरा मानना है कि भाजपा के भीतर अब एक नहीं बल्कि 3-3 भाजपा हो गई है। उनका जो मूल कार्यकर्ता है, जो मूल कैडर है, वो खुद ही देख रहा है कि भाई जिस सरकार में 6 मंत्री और 6 में से 4 कांग्रेसी हैं, उनके पास जा नहीं पा रहे। एक कांग्रेस, एक मूल काडर वाली बीजेपी, एक कांग्रेसी गोत्र वाली बीजेपी, तीसरी बीजेपी कौन सी? वो बीजेपी का एक ऐसा धड़ा वहाँ पर है जो देख रहा है कि उस आदमी ने वर्षों तक उस भाजपा के लिए काम किया, उनको इस आशा उम्मीद के साथ बैठाए रखा कि भाई तुम्हारा दिन आएगा, तुम्हारा अच्छा टाइम आएगा, तुम्हें कंसिडर किया जाएगा, लेकिन वो ठगी का शिकार हो गए। वो इसलिए हो गए कि उस बीच में जो है मूल कैडर के बजाय आपने जो है कांग्रेस और दूसरे दलों से लाके आदमी को आगे बढ़ा दिया, उसको पोजीशन दे दी। ये कांग्रेसी कैडर वाले वहाँ डेपुटेशन पे गए हुए हैं, या अब तो वो कहते हैं हम तो रच बस गए, डेपुटेशन पे थोड़े आए, हम तो रच बस गए। सारे जिनसे भी बात को कहते हैं अब हमें कांग्रेसी गोत्र के कहते हैं, हम तो बीजेपी गोत्र के हो गए, गंगा में विलीन हो गए, अब हमारा अपना अस्तित्व क्या रहा? वो गंगा में विलीन हुए या वॉशिंग मशीन में धुले हैं, ये तो उनकी आत्मा जानती है। आज की तारीख में भी जब उनसे पूछा जाता है कि आपने इन 4 सालों में उससे पिछली सरकार में क्या काम किए हैं, तो ये कहते हैं मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनसे पर्सनली पूछे, जैसे अभी एक आंकड़ा नया निकल कर आया कि धामी जी ने कहा कि हमने 26,000 सरकारी नौकरियां दी है, तो उनमें से एक मंत्री आया सामने, धन सिंह रावत, उसने कहा 21,000 तो मेरी भर्ती है, तो बाकी मंत्री 5,000 में निपट गए। तो फिर वही सवाल है कि वहाँ जो सतपाल महाराज हैं, वहाँ जो रेखा आर्य हैं, सुबोध बोबड़ा हैं, सुबोध नियाल, ये सब लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? ये इन सब के मतलब ये सब कर क्या रहे हैं? 5,000 में निपट गए, मतलब 5 से भी कम उसमें धामी के विभाग भी तो होंगे जहाँ भर्ती होंगे। तो ये जो रेशो है, ये जो तमाम चीजें हैं, आने वाले समय में जब नैरेटिव बनेगा तो निश्चित रूप से ये जो चीजें होंगी उस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। ये जो गढ़वाल में शिफ्ट किया कांग्रेस ने चीज़ों को, क्योंकि पहले उनका अध्यक्ष भी कुमाऊं से था, नेता प्रतिपक्ष भी, उपनेता प्रतिपक्ष भी कुमाऊं से थे। अब जो गढ़वाल में शिफ्ट हुआ है, हरक सिंह रावत हो, प्रीतम सिंह हो या गणेश गोदियाल हो, क्या बीजेपी को भी गढ़वाल पे फोकस करना पड़ेगा आपको लगता है? इसलिए कांग्रेस ने घेरने की कोशिश की है, पिच को कुमाऊं से गढ़वाल में शिफ्ट किया 27 धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हरीश रावत, करण मारा, यशपाल आर्या, ये जो बड़े
लीडर हैं कुमाऊं वाले, उन लोगों की धामी के साथ बड़ी अच्छी मित्रता देखी गई। धामी लगातार उनके घरों पे जा रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं, चाय पे उन्हें बुला रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं, ये सर्वविदित बातें हैं। इनमें से एकमात्र आदमी था जो गणेश गोदियाल, जिसकी मुख्यमंत्री बनने के बाद एक आध बार कभी कोई ऐसी शिकायती पत्र को लेकर फोटो आई, अदरवाइज आई नहीं। तो धामी उन लोगों को वहां पर शांत करने में कामयाब रही है, उनकी राजनीतिक चातुर्य उनका कह सकते हैं आप। गढ़वाल क्षेत्र का जब आपने जो आकलन कर रहे हैं कि अब हरक सिंह को कमान दी गई है, गणेश गोदियाल को दिया गया है और प्रीतम सिंह को दिया गया, तो निश्चित रूप से उनको लगा होगा कि अगर आप वहाँ कवर नहीं कर पा रहे हैं तो ये छितरा हुआ क्षेत्र है, अगर आप यहीं से फील्डिंग लगाना शुरू करें, यहीं से स्कोर करना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से जब एक तरफ से आपकी बैटिंग लाइन अब अच्छी होती जाती है, तो जो बाद के आपके पुछल्ले बैट्समैन भी होते हैं वो कई बार आपने देखो आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छा स्कोर करने लग जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने अध्यक्ष के साथ साथ जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी और जो प्रचार वाली थी, चुनाव से 15 दिन पहले बनती थी, ये 20 दिन पहले बनती थी, सभी जगह थी, बीजेपी में ये होती थी। मतलब जब चुनाव अनाउंस हुए उसके बाद बोलते कि भाई ये इलेक्शन कैंपेन कमेटी के ये हेड होंगे, ये इन्होंने 1 साल पहले कर दिया। निश्चित रूप से इस बात का असर भारतीय जनता पार्टी के भीतर है, उनके अंदर उनको ये भी मालूम है कि जो गणेश गोदियाल हैं वो एक बहुत बेहतर वक्ता हैं, जानते मुद्दों की उनको समझ है, कौन से मुद्दे समझ है और पब्लिक के बीच कनेक्ट होने को लेकर उनकी अपने एक छवि उनकी है। इस वक्त उनके मुकाबले कांग्रेस में कोई नहीं है इतना, मतलब वाचालता से। पिछले 4 सालों के भीतर मैंने देखा कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी नाम लेकर आरोप लगाए। पुष्कर सिंह धामी नाम लेकर उन्होंने कांग्रेस की प्रेस रिलीज में अक्सर होता है कि भाई प्रदेश सरकार ने ये कर दिया, केंद्र सरकार ने ये कर दिया, वो नाम लेने से बचते हैं। लेकिन हरीश रावत जब गोदियाल के बगल में ही बैठते हैं, बाकी सारे नेता बैठे वो कहते हैं कि विश्व पुरुषों से, ये विश्व पुरुष अभी कांग्रेस में कौन हरीश रावत जी की नज़र में है? बीजेपी कह रहे हो उन्होंने खुद ही विश्व फैलाया था, ये कांग्रेस में विश्व पुरुष किनका हरीश रावत तरफ किनका है? हरीश रावत या बीजेपी कांग्रेस सभी लोग हैं, हर आदमी जानता है कि उनकी पार्टी में सब जगह सिस्टम है। उस विश्व पुरुष की संज्ञा शायद इस प्रकार से उनके मुंह से निकली होगी कि किसी विधानसभा में एक व्यक्ति तैयारी कर रहा है। आप देखिए धर्मपुर विधानसभा में कांग्रेस के आज सर्वाधिक लोग तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं अगर मुझे टिकट मिला तब तो जीत है, लेकिन अगर दूसरे को टिकट देंगे तो दूसरा नहीं जीतेगा। फिर वो दूसरे के बारे में विश्वमन कर रहा है, तीसरा चौथे के बारे में कर रहा है, चौथे पांचवें के बारे में कर रहा है। ये कंडीशन सभी दलों में होती है, उनके मुंह से निकला, ये अच्छी बात भी है। उनका ये कहना है कि आप अपनी तैयारी कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे के लिए ये सब कहेंगे तो उससे निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान होगा। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासन की भारी कमी है। उस पार्टी में आज की तारीख में भी खुलेआम बोलने की आज़ादी है, वो उसको लोकतंत्र में दिया हुआ अधिकार कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ बोलने की छूट है कि आप अपना जो है बात को रखिए। उस बात रखने के कारण ही उनको भारी कई बार आप देखते हैं नुकसान जो है उठाना पड़ा। आज की तारीख में भी वो अगर एक जगह पर कोई आदमी तैयारी कर रहा है तो दूसरा आदमी, कोई भी आदमी उनके पास ऐसा जरूर होना चाहिए जो एक बोले कि भाई हमने इतनी विधानसभाएं इतनी तैयार कर दी हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को मैदान में उतारेंगे तो हम उसको जिता के लाएंगे। पिछले दिनों एक विवाद इस पर भी उठा जब हरीश रावत ने कहा कि ब्राह्मण नेतृत्व को सनातन ब्राह्मण कांग्रेस से जोड़ के उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। उसमें कांग्रेस के भीतर से भी प्रतिक्रियाएं आई कि भाई हरीश रावत ने तो जो मुख्यमंत्री ब्राह्मण नेतृत्व बनाया कांग्रेस ने, चाहे वो तो एनडी तिवारी हो चाहे विजय भगवान की टांग खींचने काम किया। फिर बीजेपी से भी, फिर विनोद चंबोली ने भी इस बात को रिपीट किया कि हरीश रावत ने तो ब्राह्मण नेताओं कांग्रेस में परेशान किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहस को थोड़ा दूसरी दिशा में ले जाना हुआ, क्योंकि आज अगर भगत सिंह कोश्यारी के सामने जब जनरल खंडूड़ी होंगे तो नेचुरली उन्हीं की टांग खींचेंगे क्योंकि महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लेकिन जब खंडूड़ी ने निशंक को आगे किया तो बाद में निशंक ने खंडूड़ी को पीछे, फिर खंडूड़ी ने निशंक को भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर पीछे खींचा। दिस इज पॉलिटिक्स, ये राजनीति है। इसी तरह से विजय बहुगुणा सामने होंगे तो हरीश रावत विजय बहुगुणा को खींच के आगे बढ़ना चाहेंगे, फिर एनडी तिवारी होंगे तो उनको खींच के बढ़ना चाहेंगे। क्या आपको लगता है ये थोड़ा विनोद चंबोली ने जो बोला ये थोड़ा बहुत ही थोड़ा एक नैरो, एक सीमित से दायरे से देखने की कोशिश की है हरीश रावत की राजनीति का आकलन करने को लेकर के? मेरा मानना है कि विनोद चमोली का जो बात रखने का तरीका, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि उनको कैसे फ़ायदा हो सकता है। वो अपनी विधानसभा में उसका फ़ायदा लेना चाह रहे हैं क्योंकि वो मंत्री तो बनाया नहीं गया। वो सोच रहे होंगे कि कुछ भी ऐसा बोल के, क्योंकि हरीश रावत का बेटा और तमाम लोग वहाँ उसी विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में भगत सिंह कोश्यारी और हरीश रावत दो ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने स्टेट बनने से लेकर अभी तक भी, मतलब जो आदमी गांव का प्रधान था उसको ब्लॉक प्रमुख बनाया, उसको जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया, उसको विधायक बनाया, मंत्री बनाया। ये दो ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं, जिन्होंने सरकारें बना के दी अपने दलों को। तो इनको आप सिर्फ इस आकलन नहीं कर सकते ना कि हाँ भाई इसने उस दिन उसकी टांग खींची और उसने नहीं खींची है।
ये वो लोग हैं जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस की अपनी अपनी पार्टी के बहुत छोटे छोटे बीज बोकर उनको पौधों के रूप में तैयार किया है। आप बताइए कि विजय बहुगुणा कहाँ से मुख्यमंत्री बन गए? विजय बहुगुणा का यहाँ पर क्या था? आज विजय बहुगुणा के बेटे का यहाँ पर क्या है? इनसे पूछ लीजिए तुम्हारा घर परिवार कहाँ पर रहता है, तुम्हारी ससुराल कहाँ है, तुम्हारे कितने रिश्तेदारियाँ आसपास सराउंडिंग में रहते हैं, सब जीरो है। तो जिन लोगों ने उसको सींचा अपनी अपनी पार्टियों को, उनके ऊपर इस प्रकार की बातें करना कि उन्होंने तिवारी का नुकसान किया, बहुगुणा का नुकसान किया, ये नहीं जान रहे हैं कि 2002 में तिवारी सरकार तो हरीश रावत के कंधे पर आई थी, आई है नहीं आई है? उसी प्रकार आप भगत सिंह कोश्यारी का देख लेंगे। तो जब आप पूरी मेहनत करके जो है अपना जो किला फतेह करके लाते हैं, तो जो शील्ड है जीत की जब आपने खंडूड़ी के हाथ में दी, तो फिर कोश्यारी को ही काम करने पड़े। नित्यानंद स्वामी के दौर में भी हमने वही देखा और आज तक भी वही देखने को मिल रहा है। आज भगत दा को लग रहा है कि धामी जी को लेकर पर नई बातें निकल कर आ गए, वो कह रहे नहीं जिनको 10 साल और रहने दो, क्योंकि अब उनको भी लगने लगा होगा कि उनके द्वारा जो स्थापित किए गए तो चाहिए। अब स्थायित्व वो आदमी स्थायित्व ढूंढ रहे हैं जो सरकारें गिराने के लिए दल बदल के लिए जाने आते हैं। और आपको ध्यान होगा जब 2016 में कांग्रेस के 9 विधायक हैं, उन 9 विधायकों को नई सदरी सिलवा ली थी विधानसभा के भीतर बस लेकर गए थे, खुद उस बस में बैठ कर गए, उनको भागा ले गए निश्चित रूप से। तो मेरा मानना है कि विनोद चमोली की बातों में सिर्फ अपना लाभ हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने ये सब सींचा है वो निश्चित रूप से उस फसल को काटने के लिए तो उन्हीं को पहला अधिकार है। वो फिर वो ये नहीं देखेंगे कौन ये ब्राह्मण है कि ठाकुर है, वो तो कोशिश करेंगे भी इनको गिरा के अगर मैं मुख्यमंत्री कुर्सी पे जाऊंगा। तो ये एक नेचुरल स्वाभाविक राजनीति है। मेरा एक सवाल और भी, पिछले दिनों हमने देखा विधानसभा सत्र के जरिए से बहस हुई पहाड़ और मैदान की। अब मोहम्मद शहजाद बीएसपी विधायक ने एक खास तरीके से अपनी बातों को उन्होंने रखा और उन्होंने एक तरह आईना दिखाने की भी कोशिश की। आपका उस पर क्या कमेंट है? क्या मोहम्मद शहजाद ने सही नहीं बताया कि भाई अगर आप केदारनाथ से चुनाव जीतकर जोगीवाला में घर बना ले रहे हैं, वहीं बच्चे की शादी कर रहे हैं, या फिर आप कुमाऊं से जीत करके पहाड़ रिमोट कुमाऊं जीत करके आप हल्द्वानी में घर बना ले रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये एक आईना तो होना चाहिए कि हम तभी तो पहाड़ की सेवा कर पाएंगे जब अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक समय दे पा रहे हैं? तो ये निश्चित रूप से कोई भी विधायक जो चुनकर आता है उसको अपने वोटर्स के बीच में जाना चाहिए। शहजाद ने 2002 से लेकर अब तक 3 चुनाव जीते हैं। इन 3 चुनाव जीतने के बीच शहजाद ने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियां जोड़ी, कहाँ होटल्स बनाए, कौन कौन से भाजपा के नेताओं के साथ बिजनेस बढ़ाया। गांव में रह रहा हूँ, वो आप कहीं भी रहिए भैया, आप कहीं भी रहिए, गांव में रहिए, मोहल्ले में रहिए, कस्बे में रहिए, जहाँ रहिए। शहजाद ने कौन सी प्रॉपर्टियां कहाँ इकट्ठी करी वो बता रहे हैं किसी को? क्या किसी ने सवाल नहीं पूछा? किसी ने शहजाद से ये नहीं पूछा कि शहजाद मियाँ आपके 8 विधायक थे, वो विधायक कहाँ चले गए, आज आप सिंगल क्यों बच गए? तो शहजाद का इशारा सिर्फ वो नहीं था कि सैला रानी वो क्या नाम आशा नौटियाल की बेटी की शादी देहरादून में हो रही है। वो अपना वो वोट बैंक जो खो चुके हैं मैदान में, हमने देहरादून में उनके 7 विधायक 8 विधायक देखे सदन के भीतर आते हुए, वो कहाँ चले गए? शहजाद खुद लोकसभा चुनाव लड़े, वो सब साफ हो गया मामला। आज शहजाद को इस बात की चिंता है क्योंकि वो सिंगल बच गए, तो उनको लगता है कि अगर वो मैदान के लोगों के भीतर इस प्रकार का भाव भरेंगे तो शायद उनको जो वोट बैंक होगा वो कंसोलिडेट होगा। लेकिन कितनी बड़ी बात है, वो कह रहे हैं टीरी बांध विस्थापित यहाँ रह रहे हैं। उनको पता नहीं है कि शहजाद के घर में जो बिजली आज जल रही है वो टीरी बांध की कृपा से है। शहजाद के घर में जो एसी चल रहा है वो टीरी बांध के लोगों की कृपा से है। किशोर उपाध्याय का हम पानी रोक देंगे, वो भैया किशोर उपाध्याय की जो पानी रोकने का सवाल है वो पहली बार है। पानी रोकना, पानी कितना महत्वपूर्ण, जो कहते हैं ना कि पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी, पानी रोकने के सवाल पर इस सब की हालत खराब हो गई है। तो इससे दिखता है कि पहाड़ के पानी में कितनी बड़ी ताकत है। और निश्चित रूप से जिस दिन अगर पानी रुक गया तो शहजाद ही नहीं पता नहीं कितने लोगों के गले सूख जाएंगे, और जिनको लगता है कि उनकी राजनीति जमीन खिसक गई है वो स्पष्ट रूप से आप दिखाई दे रहा है। आजकल उमेश कुमार भी पहाड़ मैदान के मुद्दे खूब बुखर होकर बोल रहे हैं। वो तो आज की तारीख नहीं, वो तो बहुत समय से धामी जी की गोद में बैठे हुए, उनकी कुर्सी धामी जी की कृपा से बची हुई है, रितु खंडूड़ी की कृपा से बची हुई है। तो सब देख रहे हैं। जिस आदमी का पहले दिन कहना है कि 400 करोड़ से सरकार गिर रही है, बताइए आपके पास क्या बात थी वो कहने के लिए? जो आदमी अपना ही वीडियो के लिए कह रहा है कि ये तो डी फेक वीडियो है, दूसरों के स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, वो कह रहा है वो सही है। इस प्रकार के जो तमाम लोग इस उत्तराखंड में पलायन करके अपने अपने जगहों से भाग कर यहाँ आ गए हैं, और इस प्रकार से जो शरण लेने के लिए आए थे यहाँ के साधन और संसाधनों पर जाकर बैठ गए, आने वाले समय में मुझे लगता है कि जब और समय आएगा तो यहाँ का व्यक्ति इस बात को जरूर नोटिस करेगा कि ये लोग जो कभी कह रहे हैं कि इसकी सरकार गिर रही है, कभी किसी की सरकार गिराने के लिए कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए मैं अपनी जगह तरफ से दे दूंगा, तुम ये अपनी तरफ से दे देना, खुद सौदेबाजी कर रहे हैं। तो वो इन कर्मों के लिए जिन लोगों ने उनको यहाँ बिठाया आज वो भुगत रहे हैं। जिन जिन के घरों में इस प्रकार के लोग बैठे वो सब लोग किस स्थिति में गए वो आप जानते हैं। आने वाले वक्त में पहाड़ हो, मैदान हो, ये तमाम इश्यूज़ हैं,
इन तमाम इश्यूज़ का जो 2027 होगा, तब तक मुझे लगता है काफ़ी अच्छा परीक्षण हो चुका होगा। और जो आदमी कुछ दिन पहले ही कहते हैं कि भाई शहजाद को जो है गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा से बड़ी दिक्कत है कि परीक्षा में ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं। आप जरा हरिद्वार चलिए मेरे साथ। हरिद्वार का जो हमारा टिहरी का बच्चा आया, वो आज वहाँ का जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, उसकी समझ में भाषा नहीं आ रही। वो पता नहीं कि मतलब उसका जो लहजा है हरिद्वार के आदमी का, हमारा बच्चा वहाँ देख रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा क्या हो। बड़ी बड़ी खबरें उनके ऊपर छप रही हैं कि वो बच्चा 12, 15, 16 साल हो गए उस भाषा से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। न तो टीचर हिंदी बोल पा रहा है, न वहाँ का जो स्थानीय लोग उस प्रकार से बोल पा रहे हैं। उस दर्द लोकल डायलेक्ट में बोलता है, वो लोकल डायलॉग में बोलता है। वो यहाँ से जाकर जब पहाड़ में नौकरी कर रहा है, वहां जाकर भी नहीं लोग उसकी भाषा समझ पा रहे हैं। तो जो शहजाद का सवाल है, शहजाद सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी से सीख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो मर्म है वो सिर्फ यही है कि शहजाद की जो राजनीतिक जमीन है उमेश कुमार की, ये सारी की सारी खिसक चुकी है। वो आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा, कानपुर के लोगों ने जो है सिरे से उमेश कुमार को नकार दिया। अब वो लगता है कि फिर दोबारा से कम बैक करने के लिए ये सब करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि इसमें इतना कामयाब होंगे। थैंक यू हमसे बातचीत करने। तो कुल मिलाकर के आपने सुना गजेंद्र रावत जी से हमने बहुत सारे मसलों पे बातचीत की है। हम इसी तरह से हर हफ्ते पत्रकारों के साथ बैठ कर के बातचीत करेंगे, जो सामयिक विषय होंगे उत्तराखंड से जुड़े हुए या देश से जुड़े, उन पे बातचीत करेंगे। आप वीडियोस को देखिए और उसको फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है। नमस्कार।